नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के ही हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देना जानते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है SSC 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज में। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी शतरुद्री नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी या ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सर्वाधिक वर्णित नदी, सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पवित्र नदी कौन थी वैदिक साहित्य में, तो दोस्तों सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी और सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी को ही माना गया है। दोस्तों वैदिक काल में गंगा नदी का ऋग्वैदिक काल में एक बार उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है गंगा नदी का कितने बार उल्लेख हुआ है, तो गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है कि 3 बार किस नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वैदिक में, तो दोस्तों 3 बार उल्लेख यमुना का हुआ है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है इस समय भारत में कितनी है, तो 2525 मीटर है गंगा नदी की लंबाई। दोस्तों गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों, तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के गोमुख से होता है दोस्तों। और अगर क्वेश्चन को सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो ये होता है मानसरोवर से होता है इसका उद्गम। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है शतरुद्री नदी को प्राचीन समय में शतरुद्री नदी जो है आधुनिक समय में इसका नाम क्या है, तो शतरुद्री नदी को आधुनिक समय में सतलज नाम से जानते हैं हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है प्रजापति, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी रुद्र। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति, ऑप्शन ए। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता प्रजापति को माना जाता था, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है कि ऋग वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान किस देवता का था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंद्र भगवान का था। इंद्र देवता माने जाते थे ऋग वैदिक काल में। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि विष्णु को क्या कहा गया है ऋग वैदिक काल में, तो दोस्तों विष्णु को उस समय विश्व का रक्षक कहा जाता है और पालनकर्ता माना गया है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, आप लोग इसको सही कर लेंगे ऑप्शन डी में। दोस्तों यहाँ पे तुगलक वंश है दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर। ऑप्शन ए है सैयद वंश, ऑप्शन बी है लोधी वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी तुगलक। तो बताइए बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोधी वंश। लोधी वंश को परास्त करके लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे दोस्तों। तो इसके आखिरी शासक को दोस्तों परास्त करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी दोस्तों क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत का, सबसे पहले तो काल जान लेते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल पूछता है दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था दोस्तों, तो दोस्तों दिल्ली वंश का पहला वंश था दोस्तों गुलाम वंश, जो कि इसका शासनकाल गुलाम वंश का शासनकाल दोस्तों कब से कब तक था, तो 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें अगर पूछता है कि इसके बाद कौन सा आया, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था दिल्ली सल्तनत में, तो दोस्तों ये हो जाएगा खिलजी वंश आया था। दोस्तों खिलजी वंश का कब से कब तक समय था दोस्तों, तो 1290 से लेके 1320 तक दोस्तों खिलजी वंश रहा था दिल्ली सल्तनत में दोस्तों। इसके बाद कौन सा था कि पहले दिल्ली सल्तनत में तो पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद दोस्तों तुगलक वंश था दोस्तों। तुगलक वंश का शासनकाल क्या था दोस्तों, 1320 से लेके
दोस्तों 1414 तक। सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों इसी का था, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का था दोस्तों। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा किस वंश का शासनकाल था। तो दोस्तों तुगलक वंश का था शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था इस वंश का संस्थापक दोस्तों। तुगलक वंश के बाद कौन सा आता है दोस्तों? तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश है दोस्तों आता है। इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? तो खिज्र खां था इसका संस्थापक दोस्तों। अगला वंश और आखिरी वंश कौन सा था? तो यही लोधी वंश था। इसके संस्थापक का नाम बहलोल लोधी दोस्तों था। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ने जाना दिल्ली सल्तनत के बारे में और इससे प्रश्न का उत्तर भी जाना दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, यहाँ शुद्ध नहीं होगा दोस्तों, युद्ध होगा, यहाँ पे आप लोग युद्ध कर लेंगे। युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान दोस्तों सबसे अंतिम संधि कौन सी थी दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूना की संधि। इसको हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1782 में हुआ था दोस्तों। इस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स इस समय भारत का गवर्नर हुआ करता था दोस्तों इसमें कौन सी संधि हुई थी पहले आंग्ल मराठा युद्ध में दोस्तों? तो साल बाई की संधि। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि पहले आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो साल बाई की संधि हुई थी पहले आंग्ल मराठा युद्ध में दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों 1803 से लेके 1805 तक दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों इस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो दोस्तों वेलेस्ली था दोस्तों इस समय कौन सी संधि हुई थी दोस्तों? तो इस समय देवगांव की संधि हुई थी दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में दोस्तों। आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों 1817 से लेके दोस्तों 1818 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों। इस समय कौन था गवर्नर जनरल दोस्तों? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था इस समय गवर्नर जनरल। और इसमें कौन सी संधि हुई थी दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में? तो पुणे की संधि हुई थी दोस्तों आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध में। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था दोस्तों। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था इसके बारे में ऊपर दोस्तों। कौन सी संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में? तो देवगांव की संधि हुई थी दोस्तों। देवगांव की संधि हुई थी इस समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। कौन से सन में हुआ था दोस्तों? तो 1803 में से लेके 1805 तक ये दोस्तों चला था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, या ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, या ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 31 दिसंबर 1949। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था दोस्तों। और भारतीय संविधान कितने दिन तक चला था दोस्तों? संविधान जब बनना हुआ था तो कितने दिन तक चला था? संविधान सभा की बैठक कितने दिन तक हुई थी? तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान सभा का कार्य वो चला था, बैठक चली थी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन दोस्तों। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 में दोस्तों पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की दोस्तों। इस समय पहली बैठक में कौन बने थे इसके? तो पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। इसकी द्वितीय बैठक में कौन अध्यक्ष था इसका? तो दोस्तों द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में हुई थी दोस्तों इसकी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची का विषय नहीं है तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों समाचार पत्र ये तो दोनों में जगह होता है, परिवार नियोजन भी दोनों जगह होता है दोस्तों, कारखाना ये भी राज्य केंद्र में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य। समवर्ती सूची का विषय नहीं है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में से केंद्र सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? तो 100 विषय केंद्र सूची में हैं
अगर पूछता है राज्य में कितने सूची हैं दोस्तों, तो 61 सूची हैं दोस्तों। अगर पूछता है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं दोस्तों, तो 152 विषय हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति संशोधन संबोधित करता है दोस्तों? कितने बार वित्तीय आपात लगा सकता है? इसका कहने का मतलब इस क्वेश्चन का, अब राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात लगा सकता है दोस्तों? थोड़ा आवाज़ मेरा गला सही नहीं है दोस्तों, इस वजह से आवाज़ इस तरह आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है दोस्तों? तो दोस्तों भारत में आपातकाल अभी वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपातकाल कितनी तरीके से लगाया जा सकता है दोस्तों? दोस्तों आपातकाल 3 तरीके से जा सकता है। पहली बात तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ये आर्टिकल 352 में है दोस्तों। दूसरा होता है राज्य आपातकाल, ये 356 में है दोस्तों। उसके बाद तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, तो इसके आर्टिकल नंबर 359 में इसका उल्लेख है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि अब तक कितनी बार आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है दोस्तों? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है दोस्तों। और ये कब कब लगाया जा चुका है? तो दोस्तों पहली बार लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल, कब लगाया गया था दोस्तों? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में दोस्तों, जब चाइना से युद्ध हुआ था तब लगाया गया था। और दूसरी बार ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1971 में लगाया गया था, जब बांग्लादेश से पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय हम लोगों ने जो सहायता किया था उनका बांग्लादेश, और तो 1971 में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया दोस्तों। तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पे हमारी जो थी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तीसरी बार लगाई थी, वो आंतरिक आधार पे था। तो तीसरी बार 1975 में लगाई थी, 1975 में लगाया गया था तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल। और यही सब है। और क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है कि और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी रह सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल तो इसकी कोई अवधि नहीं है, कि जितना चाहे उतना बढ़ाया जा सकता है इसका राष्ट्रीय आपातकाल को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन। इसमें पूछता है कि राष्ट्रपति शासन प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगाया जा रहा है तो उसकी प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि 6 माह होती है दोस्तों। और 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है पूरे देश में, तो 1 माह के अंदर लोकसभा और मतलब संसद में पारित हो जाना चाहिए। 1 माह के अंदर की मतलब राष्ट्रीय आपात लगने वाला है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है ए 91वां संशोधन, बी 52वां, सी 53वां या डी 54वां। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दल बदल से 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दोस्तों। और ये कब हुआ था 52वां संविधान संशोधन? तो 1985 में हुआ था दोस्तों। ये हमारी 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख हुआ है दोस्तों, दल बदल का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश या बिहार या पंजाब या पश्चिम बंगाल दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों आलू का उत्पादन सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है, सब्जी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1947 में या 1948 में, 1950 में या 1952 में? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1952 में। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था दोस्तों। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे दोस्तों। इसका गठन इसलिए हुआ था दोस्तों, जब उस समय योजना आयोग जब बनता था तो उसका प्लानिंग किया जाता था कि योजना आयोग का सारे राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें भाग लेते थे दोस्तों। तो योजना आयोग जब उस समय बना था तो योजना जिस बनती थी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, तो उसमें इसकी सहायता ली जाती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद में सारे राज्य के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेते थे दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों 4 वर्ष की अवधि, 5 वर्ष की अवधि, 7 वर्ष की अवधि या 10 वर्ष की? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए दोस्तों। सबसे पहले तो यह वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों। तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है दोस्तों। और राष्ट्रपति वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है दोस्तों और 4 सदस्य होते हैं इसमें वित्त आयोग में। और वित्त आयोग आर्टिकल किस में है, वित्त आयोग आर्टिकल का गठन किया गया है, आर्टिकल नंबर 280 इसका आर्टिकल है। ये अक्सर पूछता है कि वित्त आयोग का आर्टिकल किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है दोस्तों, धूमकेतु कहलाता है या उल्का या लुब्धक या अभिनव तारा। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा एक ही है, उसको अभिनव तारा बोलते हैं दोस्तों। जो विस्फोट करने लायक तो अभिनव तारा इसको बोला जाता है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आइए दोस्तों। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है दोस्तों, 23 मार्च या 21 मार्च या 21 जून या 22 दिसंबर दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई, नॉर्वे में 21 जून को दोस्तों अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है दोस्तों। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि रात और दिन कब बराबर होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों 21 जून और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं पृथ्वी पे दोस्तों। 22 दिसंबर को क्या होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों। और सब पूछेगा सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है दोस्तों। 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। अगर पूछता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब रहता है सूर्य, तो 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है। अगर पूछता है सबसे दूर कब रहता है, तो 4 जनवरी को पृथ्वी के सबसे दूर रहता है सूर्य दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। डायमंड रिंग की घटना कब होती है दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये प्रत्येक पूर्णिमा के दिन या प्रत्येक अमावस्या के दिन या ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के दिन या ऑप्शन डी चंद्र ग्रहण के दिन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण के दिन ही देखा जाता है डायमंड रिंग की घटना। जैसे देखते होंगे जब ग्रहण लगता है तो इसके किनारे किनारे जो है मतलब डायमंड रिंग बन जाता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर ऑप्शन ए गुजरात या ऑप्शन बी महाराष्ट्र या ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों रंगोली महाराष्ट्र का लोक कला है दोस्तों। महाराष्ट्र में और कौन सी लोक कलाएँ हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र में रंगोली के अलावा लावनी है यहाँ पे, तमाशा है दोस्तों। गुजरात की लोक कला का बताइए, क्वेश्चन पूछता है। गुजरात में तो डांडिया यहाँ की लोक कला फेमस है दोस्तों, गरबा यहाँ पे फेमस है दोस्तों, और रासलीला यहाँ की फेमस लोक कलाएँ हैं दोस्तों। राजस्थान में तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा पूछता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन लोक कला फेमस, तो घूमर सबसे ज़्यादा फेमस है, अक्सर पूछता है परीक्षाओं में। और कठपुतली है यहाँ पे लोक नृत्य दोस्तों। छत्तीसगढ़ का कौन लोक कला फेमस है दोस्तों, तो डंडा यहाँ पे हो जाएगा, डंडा फेमस है। और एक और है सुआ भी फेमस है लोक कला में, सुआ भी छत्तीसगढ़ का लोक कला में सुआ भी बहुत फेमस है यहाँ पे लोक कला शैली में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है दोस्तों, तो बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या पायरोइक अम्ल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मांसपेशियों में थकावट दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल के कारण आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। बेंजोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या बोरिक अम्ल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों स्याही के धब्बे को हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। कभी हमारे कपड़े पर लग जाते हैं तो इसी का प्रयोग करते हैं इसको हटाने के लिए। मैं तो अक्सर दुकान पर दे देता हूँ इसको हटाने के लिए। जी सर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन है सर। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी परीक्षाओं में पूछ सकता है। अभी तक पूछा नहीं लेकिन आगे जरूर पूछेगा दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर विजय हजारे ट्रॉफी जो है इस बार इसका विजेता कौन रहा है।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? किसे सम्मानित किया गया है यहाँ पे? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गिरिराज सिंह, या बी संजीव बालियान, या ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, या ऑप्शन डी आर.डी. बनर्जी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजीव बालियान दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से देखा हम लोगों ने आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां था ये दोस्तों। 20 क्वेश्चन हो गए हैं आज के भी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के तो। और इसको डेली एनालिसिस किया कीजिए आप लोग। जितना ज़्यादा इसको पढ़ लेंगे, जितनी बार देख लेंगे, उतना आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों चलिए कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।